Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in this module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about an effect of excitation on an alternator. In this particular case, we are going to consider when the steam input applied is constant, and if we are varying an excitation, then what will be the effect on the performance of alternator. We are going to discuss about it. तो देखिए, इसके पहले मैं आपको जो भी समझाता एक्टिव पावर के बारे में, तो एक्टिव पावर जब आपके पास कांस्टेंट होगी तब उस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से पैरामीटर्स है जो कांस्टेंट रहने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको इसके पहले समझा चुका हूँ। देखिए, सपोज अगर मेरे पास अल्टरनेटर है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरे पास ये अल्टरनेटर है, मैं उसमें रिएक्टेंस कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और इनफाइनाइट बस Vt at an angle 0, this is J times of XS and this is what EF at an angle del, इस टाइप से, ठीक है। इसमें जो बेटा एक्टिव पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा और रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन जो आएगा, एक्टिव पावर के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, एक्टिव पावर के लिए आ जाएगा P इज इक्वल्स टू EF मल्टीप्लाई बाई VT अपॉन XS इंटू वॉट साइन डेल, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिव पावर के लिए क्या आ जाएगा, रिएक्टिव पावर Q कैसे फाइंड करोगे, Q इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई आई साइन फाइव, पहले S निकाल लीजिएगा, उसके बाद Q निकालिएगा चाहे तो, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, तो I का जो वैल्यू बनेगा, I विल बी इक्वल्स टू EF एट एन एंगल डेल माइनस VT डिवाइडेड बाय XS एट एन एंगल 90, ठीक है। तो जब मैं I स्टार की बात करूँगा तो I स्टार विल बी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो बन जाएगा क्या 90 माइनस डेल, 90 माइनस डेल माइनस VT एट एन एंगल माइनस 90, ऊपर जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट XS, इस टाइप से आने वाला है। तो सपोज अगर मैं S की बात करूँ तो S इज इक्वल्स टू S V मल्टीप्लाई बाय I, तो ये बन जाएगा V इंटू दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू V इंटू I कॉन्जुगेट, मतलब कि दिस विल बी EF एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस डेल माइनस VT एट एन एंगल 90 डिवाइडेड बाय XS, ठीक है। सो दिस विल बिकम VT लिखा है क्या मैंने, ठीक है, तो VT इंटू EF एट एन एंगल 90 माइनस डेल माइनस VT स्क्वायर एट एन एंगल 90 डिवाइडेड बाय व्हाट XS, ठीक है। तो यहाँ से अपन जब उसको ड्रॉ करेंगे तो फाइंड करेंगे तो दिस विल बी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली S के बराबर है, क्या है, दिस इज द S, ठीक है। मुझे यहाँ से रिएक्टिव पावर फाइंड करना है, तो रिएक्टिव पावर कैसे फाइंड की जाएगी, VT मल्टीप्लाई बाई EF इंटू वॉट, इनका साइन ले लीजिएगा, साइन 90 माइनस डेल माइनस VT स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाई व्हाट XS एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द Q रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड, ठीक है, क्योंकि मैं उसको टर्मिनल वोल्टेज पे ले रहा हूँ ना, ठीक है। तो दिस इज रिएक्टिव पावर, सो दिस Q इज इक्वल्स टू, अब मैं Q बोलूँगा, सिर्फ QR नहीं बोलूँगा, आपको पता रहेगा कि ये Q जो भी चल रहा है रेसिंग एंड का ही होने वाला है, ठीक है, इस टाइप से। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्चुअली VT मल्टीप्लाई बाई EF, क्या बोल रहा हूँ मैं, VT मल्टीप्लाई बाई EF इंटू 90 माइनस डेल इज वॉट, कॉस डेल साइन 90 माइनस डेल, दिस माइनस VT स्क्वायर डिवाइडेड बाई XS, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू VT अगर मैं कॉमन ले लूँ तो VT बाई XS इंटू EF cos डेल माइनस VT, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, रिएक्टिव पावर की। ये किसका वैल्यू बेटा, रिएक्टिव पावर का वैल्यू है, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला है, अपन ने बोला कि एक्टिव पावर में मेरे पास जो है P इज इक्वल्स टू EF VT अपॉन XS मल्टीप्लाई बाय साइन डेल, एंड रिएक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर की इज इक्वल्स टू व्हाट, VT अपॉन XS इंटू EF cos डेल माइनस VT, इस टाइप से है। जब मैं एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जब मैं एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन लिखता हूँ कि P इज इक्वल्स टू EF VT अपॉन XS मल्टीप्लाई बाय साइन डेल, ठीक है। ये कौन सी पावर है आपके पास, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। दिस पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस पावर विल बी इक्वल्स टू VT
आई ए कॉस ऑफ फाइव इसके बराबर होने वाले दिस पावर, ठीक है। और अगर सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास जो एक्टिव पावर P इज कांस्टेंट, P इज व्हाट कांस्टेंट, ठीक है, पावर मेरे पास कैसे कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा एक्टिव पावर कांस्टेंट है, एक्टिव पावर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टीम इनपुट जो क्या है कांस्टेंट है, स्टीम इनपुट क्या है आपके पास, स्टीम इनपुट इज कांस्टेंट। स्टीम इनपुट को अगर उसने कांस्टेंट कर दिया इसका मतलब कि एक्टिव पावर कांस्टेंट है। आपको मैंने इसके पहले बताया था कि एक्टिव पावर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द व्हाट, स्टीम इनपुट। प्राइम मूवर का जो टॉर्क है उसको चेंज करके आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज करा सकते हो। या प्राइम मूवर का जो इनपुट है, बाय चेंजिंग द इनपुट ऑफ द प्राइम मूवर यू कैन चेंज द एक्टिव पावर, बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन यू कैन चेंज द व्हाट, रिएक्टिव पावर। इतना समझ में आ रही बेटा बात मेरी क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास स्टीम इनपुट है, मतलब कि जो इनपुट ऑफ द प्राइम मूवर अगर आपने कांस्टेंट कर दिया इसका मतलब एक्टिव पावर को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर एक्साइटेशन को चेंज करें तो बाय चेंजिंग एक्साइटेशन यू कैन चेंज द रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो एक्साइटेशन अगर चेंज करें तो चेंज क्या होने वाला, रिएक्टिव पावर। इसके लिए मैंने उसको डिराइव करके आपको इतना बताया, ठीक है। तो आपने अगर बोला कि एक्टिव पावर कांस्टेंट, क्या बोला, एक्टिव पावर कांस्टेंट है, तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, वीटी और एक्सेस क्या है आपके पास, टर्मिनल वोल्टेज तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, एक्सेस तो क्या है 2πfl, वो भी क्या होने वाला है 2πfl मल्टीप्लाई बाय एल, तो एल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इनकी बात अगर मैं करूँ तो ये वीटी एंड एक्सेस कांस्टेंट है, वी एंड एक्सेस अगर मैं कांस्टेंट बोल दूँ तो देखिए पी में क्या होने वाला है, पी इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन एक्सेस। अगर सपोज मैं उसको एक्साइड के लिए ले लूँ, ये तो कांस्टेंट ही है, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ई एफ इंटू साइन डेल, दिस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ई एफ इंटू साइन डेल, ये तो कांस्टेंट ही है। अगर मैं बोला कि ई पी हैज टू बी कांस्टेंट देन ऑब्वियस है कि इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं कि आप कह सकते हो कि एक्टिव पावर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि पी कांस्टेंट हो सकता है। हैंस ई एफ साइन डेल इज कांस्टेंट, हेंस व्हाट, ई एफ साइन डेल इज कांस्टेंट। बेटा बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तभी क्या कह सकता हूँ मैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस पावर से या इस एक्सप्रेशन से अगर उसको एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो देखिए मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि एक्टिव पावर कांस्टेंट है, मैंने बोला कि वीटी कांस्टेंट है, वीटी कांस्टेंट है तो किसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, इफ यू वांट योर पावर टू बी कांस्टेंट, आई ए और कॉस पाई को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आई ए और कॉस पाई दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपके पास करंट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर क्या होगा, कम होने वाला है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास पावर कांस्टेंट है, इसमें अगर वीटी कांस्टेंट है तो इसमें भी क्या होना पड़ेगा, आई ए और कॉस पाई को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस बोथ द टर्म्स मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, इट मस्ट बी इन सच वे दैट चेंज इन दोनों में, मतलब चेंज इन आई ए एंड चेंज इन कॉस पाई इन शुड बी सच दैट आई ए कॉस पाई शुड बी कांस्टेंट, आई ए कॉस पाई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या है ना कि वीटी और एक्सेस को अगर मैंने कांस्टेंट बोल दिया तो ई एफ और साइन डेल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आई ई एफ साइन डेल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिविजुअली कांस्टेंट नहीं, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट माय पावर इज कांस्टेंट देन इन दैट केस वीटी अपॉन एक्सेस इज कांस्टेंट। Similarly, EF sin del इसका प्रोडक्ट जो आएगा that should be constant, then and then it is possible that your power will be constant, otherwise it is nowhere possible that your power will be constant, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने बोला बात अच्छे से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिफोर चेंजिंग एक्साइटेशन, केस वन इज व्हाट, बिफोर चेंजिंग एक्साइटेशन चेंज करने के पहले, बिफोर चेंजिंग एक्साइटेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, बिफोर चेंजिंग एक्साइटेशन, एक्साइटेशन चेंज करने के पहले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखिए उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगी, पावर पी, मैं उसको P1 बोल रहा हूं, P1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन डेल, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन डेल। इस टाइप से अगर मैं P1 के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूं तो उसमें जो वेरिएबल पैरामीटर आने वाले वो ई एफ और साइन डेल आने वाले, सो ई एफ वन एंड साइन डेल वन, दिस बोथ मस्ट बी व्हाट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, EF1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन ऑफ डेल वन, दिस शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। ये क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट होनी चाहिए, ये क्या होने चाहिए आपके पास, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो तभी तुम कह सकते हो क्या कि एक्टिव पावर विल बी कांस्टेंट, तभी तुम कह सकते हो क्या एक्टिव पावर विल बी कांस्टेंट। ये केस नंबर 1 हुआ। अब मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ, किसकी, केस नंबर 2 की। तो देखिए भाई बात करते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या है, बिफोर चेंजिंग एक्साइटेशन मतलब क्या, आफ्टर चेंजिंग एक्साइटेशन क्या है, आफ्टर
चेंजिंग एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन चेंज करने की वजह से होगा क्या, देखा मेरे पास जो एक्साइटेशन की वजह से एक्टिव पावर में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। एक्टिव पावर क्या हो जाएगी आपके पास, कांस्टेंट हो जाएगी। सो P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो P1 है और वो P2 है, दोनों कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन बन के आएगी, मैंने क्या बोला था, EF1 मल्टीप्लाई बाय VT अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय साइन डेल इज इक्वल्स टू EF2 इंटू VT अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय व्हाट, साइन डेल टू। इस टाइप से तो देखिए क्या होगा, VT और एक्सेस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ये दोनों तो, ठीक है। तो आपके पास अगर P1 और P2 कांस्टेंट है तो उसके लिए देखिए कंडीशन क्या बन के आनी चाहिए। कंडीशन विल बी EF1 साइन डेल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू EF2 साइन डेल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू EF2 साइन डेल 2। समझ में आ रही बेटा बात। सो दिस विल बी द कंडीशन इफ यू वांट योर पावर टू बी कांस्टेंट। एक्टिव पावर अगर कांस्टेंट चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन बन के आएगी, ठीक है। सिमिलरली देखिए, एज P2 इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी VT IA1 cos phi 1 is equals to VT IA2 cos of phi 2, ठीक है। इस टाइप से है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो बेटा देखिए आपके पास जो VT है VT कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि VT कांस्टेंट है। अगर VT कांस्टेंट जो पहले केस में होगा वही सेकंड केस में भी आने वाला है, ठीक है। सो IA1 cos of phi 1 is equals to IA2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos ऑफ phi A2। इस टाइप से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये ऐसा क्या है एक्चुअली, बट ये देखिए मैंने उस टाइम पे आपको जो समझाया कि उनका जो इंडिविजुअल टर्म है, इंडिविजुअल टर्म कभी कांस्टेंट हो नहीं सकती। मतलब क्या, अगर सपोज इसको मैंने बोल दिया, इधर देखिएगा, सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि IA1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos ऑफ phi 1 इज इक्वल्स टू IA2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, cos ऑफ phi 2, ठीक है। सपोज अगर मैंने बोला कि IA जो है उसका वैल्यू अगर सपोज 10 है, उसका अगर 10 है तो इसका कितना है, 0.8 है सपोज, इसका कितना है, 0.8। इस टाइप से होगा। सिमिलरली अगर मैं IA2 का अगर वैल्यू बोलूँ, इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, IA1 मल्टीप्लाई बाय cos phi 1, तो इसका अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, 8। इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या आना चाहिए, सपोज अगर मैं इसका बोल दिया तो अगर 8 आपको प्रोडक्ट चाहिए तो कुछ भी ऐसे दो कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा। IA2 का वैल्यू देखिए, अगर इसको तुम बढ़ा रहे तो ऑब्वियस कि ये कम होना चाहिए सेकंड केस के लिए। करंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं करंट को बढ़ा दिया, करंट को अगर सपोज मैं 15 ले लिया, कितना ले लिया, 15, तो 15 मल्टीप्लाई बाय ऐसा कुछ है, 15 मत लीजिएगा, 16 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 16 लीजिएगा, 16, और इसका क्या लीजिएगा, 0.5, मतलब क्या, cos phi का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 0.5 ले लीजिएगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा, मतलब क्या, दोनों कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे IA का वैल्यू कितना था, 10 था, क्या था, IA का वैल्यू 10, यहाँ पे कितना 16 है। IA और I2 दोनों कैसे आपके पास इंडिविजुअली कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो, IA1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, IA2 एंड cos ऑफ phi 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ phi 2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, cos ऑफ phi 2। इंडिविजुअली दोनों कांस्टेंट नहीं है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि EF1 इज नो वेयर इक्वल्स टू EF2, ठीक है। सिमिलरली दिस इज फॉर साइन डेल, साइन डेल के लिए क्या लिख सकते हो, साइन डेल 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, साइन डेल 2। तो दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट नहीं है भाई, दो कांस्टेंट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो सिंपल, अगर इसमें बोलता हूँ सपोज अगर EF साइन डेल 1 इज इक्वल्स टू EF2 साइन डेल 2, इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, अगर सपोज EF1 बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला क्या है बेटा, मैंने क्वेश्चन का मतलब जो टॉपिक है उसका हेडिंग ही बोला इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन। अगर मैं एक्साइटेशन को सपोज अगर बढ़ा रहा हूँ तो साइन डेल को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। अगर साइन डेल को कम होना, इसका मतलब क्या, देखिए साइन डेल जो होता है, साइन डेल जो होता है वो किसके बराबर होता है,
साइन डेल जो होता है इसमें जितना मतलब इसकी अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो जितना डेल का वैल्यू बढ़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, इसका भी वैल्यू क्या बढ़ेगा, इसका वैल्यू कैसा होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, अगर सपोज आपके पास ई एफ बढ़ रहा है तो डेल को कम होना पड़ेगा, या ई एफ अगर सपोज कम हो रहा है तो डेल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से उसका इंक्रीज और डिक्रीज होगा, सो दैट दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होना बहुत जरूरी है। ये किसके लिए चल रहा है, एक्टिव पावर के लिए चल रहा है, क्योंकि उसमें कंडीशन क्या मैंने मेंटेन की है, मैंने कंडीशन बोला कि इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन अल्टरनेटर when steam input is when what स्टीम इनपुट इज कांस्टेंट, ये वाला कंडीशन उसमें चल रहा है। अब मैं पूरा का पूरा इसका बात देखने के लिए मतलब इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे किसके बारे में, रिएक्टिव पावर के बारे में। क्योंकि रिएक्टिव पावर से जो कंसेप्ट आपको पता चलेगा ना, दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्योंकि रिएक्टिव पावर से आपको पता चलेगा कि आपकी जो मशीन है उसका जो पावर फैक्टर का नेचर आएगा, जो मशीन है जो मतलब जो अल्टरनेटर है उसका जो नेचर ऑफ एक्साइटेशन आएगा वो पता चलेगा कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग ऑन अंडर एक्साइटेशन, वेदर इट इज ऑपरेटिंग ऑन नॉर्मल एक्साइटेशन, वेदर इट इज ऑपरेटिंग ऑन व्हाट ओवर एक्साइटेशन। अब फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस एक्साइटेशन वी विल गेट टू नो द नेचर of the power factor, we will get to know the nature of the current, how will be the current। इस स्टेप से अपन को पता चलेगा। लेकिन इसमें अगर बोला जाए तो IA1 और IA2 दोनों कैसे रहेंगे, दोनों क्या कांस्टेंट नहीं रहेंगे। IA1 will not be equals to IA2, similarly cos phi1 will not be equals to what, cos phi2, but what, cos phi1 multiply by I1 एंड cos phi2 मल्टीप्लाई बाय I2 दोनों कैसे रह जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्टिव पावर कांस्टेंट बोल दिया। तब जब मैं सेकंड बात करूंगा ना, मतलब जब मैं दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ना, कौन सा रहेगा वो, इफेक्ट ऑफ स्टीम इनपुट ऑन अल्टरनेटर व्हेन एक्साइटेशन इज कांस्टेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में तुम ऑब्वियसली कि कह सकते हो कि ई एफ कांस्टेंट, उसमें तुम बोल सकते हो वीटी कांस्टेंट है, ई एफ कांस्टेंट है, एक्सेस कांस्टेंट है। उस टाइम पे साइन डेल चेंज होगा, आर्मेचर करंट चेंज होगी, होगा कब, जब मैं प्राइम मूवर को चेंज करूंगा तब, या प्राइम मूवर का इनपुट चेंज करूंगा तब, जब मैं स्टीम इनपुट को स्टीम सप्लाई को चेंज करूंगा तब की बात है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर ये आपको समझ में आ गई तो, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिंक्रोनस मशीन के जो भी ऊपर जो एनालिसिस चलने वाला है बस इसी बात के ऊपर चलने वाला है। जब आप पावर सिस्टम में लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके जो टॉपिक है जब उसमें पढ़ोगे तो उसमें सब ये बहुत सारी बातें आपको उसमें पता चलने वाली है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, नाउ आई विल टॉक अबाउट रिएक्टिव पावर, आई विल टॉक अबाउट व्हाट, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के बारे में देखिए क्या क्या पता चलने वाला है आपके पास। इन केस ऑफ द रिएक्टिव पावर, हम नेचर ऑफ द रिएक्टिव पावर हेडिंग डालेगा चाहे तो, अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, नेचर ऑफ व्हाट, रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर का नेचर किस टाइप से होने वाला है आपको पता है, क्या पता है रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या आपके पास, Q इज इक्वल्स टू, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन सी रिएक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, रिसीविंग एंड, मतलब क्या, लोड साइड के रिएक्टिव पावर की बात चल रही है। सो दिस इज इक्वल्स टू VT अपॉन एक्सेस, दिस इज इक्वल्स टू VT अपॉन एक्सेस मल्टीप्लाई बाय ई एफ कॉस डेल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ई एफ कॉस डेल माइनस व्हाट, माइनस व्हाट VT। इस स्टेप से बात चल रही है, ठीक है। अब जब भी मैं लोड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जब भी मैं लोड की बात कर रहा हूँ, इधर देखिएगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अभी ये बहुत बार समझा चुका हूँ, इसके बाद भी मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए जब भी मैं पावर की बात कर रहा हूँ ना, तो पावर के सीन इधर से इस स्टेप से फ्लो हो रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो आपके पास सोर्स होगा, सोर्स से क्या करनी चाहिए आपके पास, पावर लोड की ओर आनी चाहिए, इस टाइप से होता है। जब लोड में पावर आती है बेटा, हाँ, P प्लस वॉट J टाइम्स ऑफ Q। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि लोड में इस टाइप से पावर आ रही है, ठीक है, सो आई विल कॉलिंग इट एज व्हाट, लोड अपरेंट पावर विच इज इक्वल्स टू PL प्लस वॉट J टाइम्स ऑफ QL, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जब भी मैंने बोला कि P इज पॉजिटिव एंड Q इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट मीन्स दैट माई लोड इज टेकिंग द पावर, माई लोड इज एब्जॉर्विंग द पावर, माई लोड इज वॉट, ड्रॉइंग द पावर फ्रॉम द सोर्स। इसका मतलब ऐसा होगा, सपोज QL अगर निगेटिव होगा तो, सपोज सेकेंड केस अगर मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, क्या PL माइनस वॉट J टाइम्स ऑफ QL ऐसा होगा, तो मैंने इसके लिए क्या बोला था, लोड में जब भी पावर एब्जॉर्ब की जाती है तो अपन उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, जब भी अपन सोर्स से पावर जा रही है, सोर्स से जो भी पावर जा रही है उसको पॉजिटिव बोलेंगे। मतलब देखिए अगर मैं सोर्स के लिए बोलता तो सोर्स के लिए क्या बोलते हो आप, PS प्लस J टाइम्स ऑफ QS। इसका मतलब क्या, सोर्स इज डिलीवरिंग एक्टिव पावर, सोर्स इज डिलीवरिंग व्हाट, रिएक्टिव पावर, ऐसा उसका मतलब होता, ऐसा उसका मतलब होता, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव दिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा आपके पास PL प्लस J टाइम्स ऑफ QL, दिस इज व्हाट, लोड इज एब्जॉर्बिंग एक्टिव पावर, लोड इज व्हाट, एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर, बट इंस्टेड ऑफ दिस वन एब्जॉर्बिंग की जगह पे अगर सपोज डिलीवरिंग होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अगर आप मतलब एब्जॉर्बिंग के लिए अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं तो बेटा डिलीवरी के लिए क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सपोज अगर ऐसा हो गया तो हाँ, PL प्लस J टाइम्स ऑफ Q 0 ऐसा,
ऐसा हो गया तो रिएक्टिव पावर 0 हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि अगर इसका नेचर अगर रिएक्टिव पावर मतलब लोड का नेचर ही अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो गया तो उस टाइम पे नहीं बोलोगे तुम, बिल्कुल सही भाई बोलोगे। लेकिन सर ये आपने इसमें क्यों एक्टिव पावर को चेंज किया ही नहीं है, कैसे चेंज करेंगे बेटा, मैंने बोल ही दिया है कि स्टीम इनपुट इज कांस्टेंट, हाउ विल यू चेंज द एक्टिव पावर, हाउ विल यू चेंज व्हाट एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को कांस्टेंट के लिए मैंने 2 केसेस लेके आपको बता दिया, पूरा तो पूरा एज इट इज रह चुका है। तो देखिए ये जो आपके पास जो भी कुछ अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम ही क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन अल्टरनेटर व्हेन स्टीम इनपुट इज कांस्टेंट। तो आप उसको बहुत अच्छे से लिखेगा, क्या, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन अल्टरनेटर when steam input is constant, when steam input is constant, steam input is constant। ठीक है, तो ये आपका आज का हेडिंग बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, ये आपको पता चला इस स्टेप से। सर ये PL प्लस J टाइम्स ऑफ QL आपने ऐसा लिखा है, सर आपने ये बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, हाँ समझ गए हम लोग। ये QL का नेचर कहाँ से पता चलने वाला, QL से जो नेचर है ना यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। अब देखिए कैसे पता चलेगा, मुझे एक बात बोल, इधर आओ थोड़ा, इसमें बहुत अच्छे से समझेगा बेटा। देखिए इसमें क्या है, VT कांस्टेंट है आपके पास, बिल्कुल सही, एक्सेस कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, VT और एक्सेस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या, इसमें जो भी कुछ वेरिएबल क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, EF cos del minus VT, दिस इज द क्वांटिटी व्हिच विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ द Q, व्हिच विल व्हाट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द Q। Q पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल सही है, Q नेगेटिव आ सकता है, बिल्कुल सही, Q 0 आ सकता है, कैसे 0 आएगा, अरे यहां से पता चल रहा है EF cos del minus VT, इसका वैल्यू अगर 0 होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड, रिएक्टिव पावर टेकन बाय द लोड इज 0, इन दैट केस यू विल से दैट रिएक्टिव पावर इज 0। रिएक्टिव पावर 0 कब होती है, जब आपके पास नेचर ऑफ द लोड इज व्हाट यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टिव काइंड ऑफ लोड है, उस टाइम में हो जाती है। ऐसे इसमें भी कैसे होगा, देखिए देखते हैं उसमें अपन। EF cos del minus VT, मैंने बोला क्या है, EF cos del, इसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसका प्रोडक्ट मतलब EF1 sin del 1। ठीक है, इंडिविजुअली EF कांस्टेंट नहीं है, इंडिविजुअली EF कांस्टेंट नहीं है, इंडिविजुअली किसका प्रोडक्ट कांस्टेंट, इन दोनों का कांस्टेंट है। ये EF cos है, यहाँ पे साइन नहीं है, cos है। ठीक है, तो इसमें अलग चीज आएगी। अब इसमें किस तरीके से आएगी, चेंज क्या करने वाले अपन, एक्साइटेशन चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे, एक्साइटेशन। देखिए एक्साइटेशन चेंज करेंगे तो मतलब EF चेंज होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो मतलब यहाँ से भी पता चल रहा है कि डेल चेंज होने वाला आपके पास। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, del 1 is not equals to what, del 2 is not equals to what, del 2। इस स्टेप से पता चल रहा है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या, डेल भी क्या होने वाला, चेंज होने वाला, EF भी क्या होने वाला, चेंज हो, इंडिविजुअली दोनों चेंज होने वाले। अगर इंडिविजुअली ये चेंज होने वाला, ए भी चेंज होने वाला, तो ऑब्वियस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, चेंज होगी। इसमें कांस्टेंट कौन है, VT है। VT अगर कांस्टेंट है, अगर मैं यहां से अगर सपोज उसका अगर मैं नेचर देखूं तो इसके 3 अलग अलग टाइप के नेचर मिल सकते हैं। देखिए कैसे, केस 1 कैसे 3 अलग अलग नेचर इसके मिल सकते हैं। देखिए लिखिएगा आप, केस 1, ठीक है, केस 1 में क्या मिलने वाला है आपको देखने के लिए। ठीक है, केस 1 में देखिए आपको क्या मिलेगा, केस 1, इफ EF cos del is less than VT, is less than what, VT, इस टाइप से, then Q is equals to what, negative, then what, Q is equals to negative। Similarly केस 2, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, केस 2, EF cos del is equals to VT, then Q is 0। केस 3, if EF cos del is greater than VT, is what, greater than VT, then Q is positive, then what, Q is positive। ठीक है, इस स्टेप से। अब आप मुझे खुद बताना है नेचर ऑफ लोड किस टाइप से चेंज होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, मतलब जो नेचर का जो लोड, सॉरी नेचर ऑफ लोड, आइदर इट इज अ लैगिंग लोड, इट इज अ यूनिटी पावर फैक्टर लोड, और इट इज अ लीडिंग लोड, किस टाइप से आप बताते हैं उसको। सपोज अगर आपके पास एक्टिव पावर कांस्टेंट है तो कहाँ से बताओगे, बिल्कुल से रिएक्टिव पावर से बताओगे। तो देखिए किस टाइप से, इधर आइएगा,
ठीक है। अब मैं इसमें जो भी बातें कर रहा हूँ बेटा उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए मैंने बोल दिया क्या, मैंने बोल दिया कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, एक्टिव पावर पॉजिटिव कब आती है आपके पास, एक्टिव पावर पॉजिटिव, सॉरी एक्टिव पावर तो पॉजिटिव होती है, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव कब आती है, जब लोड की बात चल रही है। किस में आती है, बिल्कुल सही है, इंडक्टिव इसमें आती है। ठीक है, तो इंडक्टिव के लिए आ जाएगा। रिएक्टिव पावर नेगेटिव किसके लिए आ जाएगी, जब आपके लोड का नेचर कैसा है, लोड का नेचर कैसा है आपके पास, बिल्कुल सही कैपेसिटिव है। और इसके कब में आती है, जब यूनिटी इसके लिए आती है। एक्टिव रिएक्टिव पावर जो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या, द नेचर ऑफ द लोड इज व्हाट, इंडक्टिव, द नेचर ऑफ द लोड इज व्हाट, इंडक्टिव। लैगिंग पावर फैक्टर की बात चलेगी, बिल्कुल सही है। इसके बात करो पी एल माइनस जे टाइम्स ऑफ व्हाट क्यू एल, तो इसके केस में अगर मैं बताऊं तो इसका रिएक्टिव पावर का साइन अगर मतलब रिएक्टिव पावर यहाँ पे अगर नेगेटिव, इसका मतलब क्या, लीडिंग रिएक्टिव पावर की बात चल रही है, लीडिंग रिएक्टिव पावर की बात चल रही है। अगर लीडिंग रिएक्टिव पावर की बात चल रही है इसका मतलब क्या, पावर फैक्टर कैसा होगा आपके पास, लीडिंग नेचर का होगा। वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज लैग करेगा करंट से बाय एन एंगल फाई। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें जीरो आ रहा है जिसमें रिएक्टिव पावर को सवाल ही नहीं, रिएक्टिव पावर को सवाल नहीं, तो करंट भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। करंट आई ए विल बी इन व्हाट, फेज विथ वोल्टेज। आपको इससे कुछ पता चल रहा है कि इसमें क्या, देखिए जैसा QL चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में आपका IA भी चेंज होने वाला है। कैसे, अरे अगर यहाँ पे आपने बोल दिया कि QL इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, इट इज एक्टिंग लाइक व्हाट, लैगिंग लोड की तरह काम कर रहा है। तो लैगिंग लोड में क्या होता है, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है। रिएक्टिव पावर पॉजिटिव होती है तो उसमें करंट के बारे में अगर बोला जाए तो करंट लैग करता है वोल्टेज से, हाँ बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर कैसा आएगा आपके पास, पावर फैक्टर एंगल विल बी व्हाट, इट विल बी लैगिंग नेचर का पावर फैक्टर आएगा। सेकंड केस में क्या होगा, QL नेगेटिव मतलब क्या, नेचर ऑफ द लीडिंग रिएक्टिव पावर आएगा, नेचर ऑफ द रिएक्टिव पावर विल बी लीडिंग। अगर रिएक्टिव पावर लीडिंग नेचर क्या आ रही है इसका मतलब क्या, आर्मेचर करंट विल लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, तो करंट भी चेंज हो रहा है, फाई भी चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शन में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो देखिए रिएक्टिव पावर भी चेंज हो रही है, मतलब क्या, रिएक्टिव पावर चेंज हो रही है, फाई चेंज हो रहा है, पावर फैक्टर चेंज हो रहा है। सर वहां से EF भी चेंज होगा ना, EF की वजह से ही तो सब कुछ चेंज हो रहा है बेटा, EF की वजह से ही तो क्या हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। देखिए EF चेंज हो रहा है, आर्मेचर करंट चेंज हो रहा है, रिएक्टिव पावर चेंज हो रही है, पावर फैक्टर चेंज हो रहा है, साइन डेल मतलब डेल चेंज हो रहा है, डेल चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली साइन डेल चेंज होगा। उसका मतलब क्या, देखिए एक पैरामीटर चेंज करने की वजह से देखिए कितने पैरामीटर से जो चेंज हो रही है। तो इतना सब कुछ अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इनको अगर सपोज मैं अगर उसको फेजर डायग्राम पे जिस टाइम पे अगर मैं दिखाऊंगा तो उसको किस टाइप से दिखाया जाएगा, मेरे हिसाब से आपको अभी समझ में आ गया कि आपने जो भी कुछ डिस्कस किया कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि एक पैरामीटर चेंज होने की वजह से दूसरे पैरामीटर किस स्टेप से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए भाई अपन फेजर डायग्राम पे देख लेते हैं कि उसका नेचर किस स्टेप से आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूं। ठीक है, किसको, वोल्टेज को। ठीक है, सो दिस इज माय वोल्टेज विच इज टेकन एज ए रेफरेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले देखिए मैंने अलग अलग केसेस कंसिडर किए, किस टाइप से केसेस कंसिडर किए। EF cos del माइनस लेस देन VT ग्रेटर देन VT इक्वल्स टू VT। तो सबसे पहले मैंने केस 1 किसको बोला है, इफ EF cos del इज लेस देन VT। अगर मैंने EF cos del को क्या किया, लेस देन VT अगर बोल दिया है, उस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या आने वाला है मेरे पास, हाँ टर्मिनल वोल्टेज वगैरह उनके दोनों के बीच में एंगल जो आएगा किस टाइप से आने वाला है। तो उससे कम अगर दिखाना है तो देखिए ऑब्वियस है कि सपोज अगर मैं उसके एक वैल्यू यहाँ पे अगर फिक्स कर दूँ इस टाइप से, तो EF का वैल्यू आ गया सपोज यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज EF1। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, EF1 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज है और क्या है, EF1 है। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो एंगल कैसा है, del1 है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बाद में नाम देता हूँ क्योंकि यहाँ पे और डेल आने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, इस टाइप से, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा दिस विल बिकम व्हाट, del1 एंगल बनेगा। ठीक है, तो चाहे तो मैं इसको दे भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा क्या, del1 बनेगा, क्या बनेगा, del1 बनेगा इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप देख सकते हो। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बात इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपके पास दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट EF cos del। आप मुझे खुद बताओ इसका नेचर किस टाइप से आएगा। EF cos del इज ग्रेटर देन VT और लेस देन VT, बस EF cos del का इतना वैल्यू और VT का इतना वैल्यू, मतलब ऑब्वियस है कि EF cos del इज लेस देन VT, इज लेस देन VT या ग्रेटर देन VT,
बिल्कुल सही है, ई एफ कॉस डेल इज लेस देन वीटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्मेचर करंट को फिलहाल मैं नहीं दिखाया हूँ, दिखाऊंगा डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर भी बदलने वाला है। इसका नेचर देखिए, आर्मेचर करंट का किस टाइप से चेंज होगा। आर्मेचर करंट मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा, आप पहले एक एक पॉइंट के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि आर्मेचर करंट जो चेंज होगा वो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो नेचर आने वाला, रिएक्टिव पावर कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सब बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सेकंड केस में मैंने क्या किया, उसको और बढ़ा दिया, ई एफ को मैंने क्या किया, और बढ़ा दिया। ई एफ को देखिए मैं किस स्टेप से बढ़ा रहा हूँ, उसको इस स्टेप से बढ़ा रहा हूँ कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे, आप मेरे हिसाब से समझ सकते हो कि वहाँ पे केस टू मैंने क्या लिखा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे मैंने केस टू क्या लिखा है, उसके प्रोपोर्शन आप बराबर समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं उसको इस स्टेप से बढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा ई एफ टू, ठीक है। इसके प्रोपोर्शन में जो आपके पास डेल आएगा, दिस विल बिकम डेल टू, क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम डेल टू, ठीक है। ये क्या आने वाला है, डेल टू आने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ई एफ कॉस डेल का वैल्यू सेकंड केस के लिए क्या बोला, ई एफ कॉस डेल इज इक्वल्स टू व्हाट वीटी, इज इक्वल्स टू व्हाट वीटी। इसके लिए तो रिएक्टिव पावर का नेचर कैसा होगा, जीरो। रिएक्टिव पावर नेचर मतलब जीरो, मतलब क्या, यूनिटी पावर फैक्टर का नेचर होगा। सिमिलरली अगर मैं रिएक्टिव पावर का नेचर अगर जीरो नेगेटिव बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, दिस विल बी द नेचर ऑफ लैगिंग रिएक्टिव या लीडिंग, दिस विल बी द नेचर ऑफ व्हाट, लीडिंग रिएक्टिव पावर। सो दिस विल बी लीडिंग, this will become what, lagging reactive power, this will become what, this will be lagging नेचर होगा, ठीक है। इस टाइप से रहने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ तो थर्ड केस में देखिए मैंने क्या बोला है, थर्ड केस के लिए मैंने बोला है कि ई एफ कॉस डेल इज ग्रेटर देन वीटी, तो ई एफ कॉस डेल का वैल्यू ग्रेटर देन वीटी, देखिए मैं किस टाइप से देखने वाला हूँ, हाँ देखिए मैं किस टाइप से उसको देखने वाला हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसको थोड़ा मैं स्ट्रेट बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। थर्ड केस के लिए मैं जा रहा हूँ भाई, थर्ड केस के लिए, ठीक है, दिस इज द थर्ड केस, ठीक है। इस टाइप से जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा, दिस विल बिकम डेल थ्री, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, डेल थ्री बनेगा, ठीक है। ये आप उसको थोड़ा इस टाइप से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे हिसाब से, या सही आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस टाइप से। अब देखिए इसमें अगर मैं आर्मेचर करंट की बात करूं तो देखिए आर्मेचर करंट किस टाइप से चेंज होगा, ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं मैं आर्मेचर करंट। जब मेरे पास ई एफ टू और कॉस डेल टू, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्मेचर करंट सेकंड केस के लिए, ठीक है। ई एफ वन कॉस डेल वन बोल दीजिएगा, ई एफ टू कॉस डेल टू बोल दीजिएगा। सेकंड केस के लिए कैसे, दोनों सेम है, दोनों वी टी और ई एफ टू कॉस डेल टू दोनों कैसे सेम है। थर्ड केस के लिए देखिए, ठीक है, थर्ड केस के लिए आप देखिएगा, ई एफ थ्री कॉस डेल थ्री, इसका वैल्यू देख सकते हो कि आप कितना है, ठीक है। देखिए पहले केस में कम है, दूसरे केस में उससे ज़्यादा है, तीसरे केस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर का नेचर देखिए किस टाइप से चेंज होने वाला है। मुझे एक बात बोलेगा, सबसे सिंपल इसमें, सबसे सिंपल इसमें से अगर मैं बात करूँ उसकी, देखिए ये सेकंड केस कैसा, ई एफ डेल, ई एफ कॉस डेल इज इक्वल्स टू व्हाट, वीटी, मतलब कौन सा नेचर होगा, एक्टिव पावर होगी। एक्टिव पावर कैसे होगी, एक्टिव पावर मतलब क्या, आर्मेचर करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज बोथ विल बी व्हाट, इन फेज होंगे, ठीक है। और इस केस में सबसे कम करंट आएगी आपके पास, इस केस में क्या होगा, सबसे कम करंट आएगी। कम करंट क्यों आ जाएगी, इधर आइएगा, रिएक्टिव पावर कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिएक्टिव पावर अगर जीरो हो जाएगी तो मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ही करंट आएगा। कौन सा करंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट ही आने वाला होगा, उसमें दूसरा कंपोनेंट थोड़ी ना आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द मिनिमम करंट, दिस विल बी द व्हाट, मिनिमम आर्मेचर करंट आई ए। एक कौन से केस के लिए होगा, सेकंड केस के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम करंट आएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब मैं केस दो अलग अलग बच के, एक केस के मतलब जहाँ पे मेरे पास पता चल रहा है कि ई एफ थ्री को कॉस डेल
मतलब EF3 cos del 3 के लिए मुझे देखना है, क्योंकि इसमें जो मेरे पास करंट आने वाले दैट इज द नेचर ऑफ व्हाट, लैगिंग नेचर ऑफ करंट आने वाली। करंट कैसे आने वाले, लैगिंग नेचर ऑफ करंट आने वाले। अगर लैगिंग नेचर ऑफ करंट आने वाली तो टर्मिनल वोल्टेज से वो करंट क्या करेगी आपके पास, लैग करने वाले। टर्मिनल वोल्टेज से क्या करने वाले हो, लैग करने वाले। अगर वो टर्मिनल वोल्टेज से लैग करने वाले तो मुझे एक बात बोलो बेटा, टर्मिनल वोल्टेज पे जो करंट लैग करेगी, देखिए आपके पास क्या, दिस इज आर्मेचर करंट IA2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट V2। इसका मतलब क्या, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एक्टिव पावर। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, एक्टिव पावर। देखिए एक्टिव पावर इसमें जो आ जाएगी, मतलब जिसकी इतनी लेंथ है ना, सेकंड थर्ड केस के लिए जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर तो सभी में सेम आने वाली है, लेकिन इसमें जो IA और cos phi का जो कंपोनेंट होने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से आने वाली है। सपोज अगर मैं बात करूं कि एक्टिव पावर की, तो देखिए ये मेरे पास IA3 आने वाला है। क्या आएगा, IA3, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा एंगल मेरे पास, डेट विल बी व्हाट, डेट विल बी नथिंग बट phi3, डेट विल बी नथिंग बट व्हाट, phi3। इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, अब ये रहेगा उसके लिए। सिमिलरली जब मैं सेकंड केस की बात करूंगा, किसके, सेकंड केस की बात करूंगा, तो सेकंड केस में भी क्या होने वाला है मेरे पास, जो सेकंड केस के लिए जो मेरे पास करंट आने वाले, सेकंड केस के लिए, सॉरी सेकंड केस के लिए तो ये करंट आ गया ना, सेकंड केस का करंट पता चल गया, phi3 पता चल गया। अब फर्स्ट केस का मतलब क्या, लीडिंग केस के लिए मुझे आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर इनके बारे में बात करनी है। लीडिंग केस के लिए आपके पास जो पावर फैक्टर रहेगा दैट विल बी व्हाट, लीडिंग नेचर का रहेगा पावर फैक्टर। तो ऑब्वियस है कि आपके पास वो जो करंट मैं दिखाऊंगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लीडिंग टू द व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। इसका मतलब कि इसके ऊपर ही आने वाली और क्या करेगी, इसके बीच में रहेगी, क्योंकि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ IA cos phi, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, IA cos phi। ठीक है, अब आप में बोलोगे सर ये तो IA cos phi का कंपोनेंट है। देखिए ये जो IA cos phi का जो कंपोनेंट है आपके पास सेकंड केस के लिए, IA2 cos phi 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, IA2 के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, IA2। सपोज अगर ये इसके पहले जो था यहाँ पे, अगर सपोज 9 था, 9 नहीं, सपोज अगर मैं बोलूँ इसको 10 है और यहाँ पे कितना था, 0.9 था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना आ रहा है, 9 आ रहा है सेकंड केस के लिए, क्योंकि cos phi 2 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन गया इसके लिए। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, मतलब वैसे डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही आसान बन सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखिए जो सेकंड केस है आपके पास, सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें जो पावर है, मतलब जो वैल्यूज है, EF2 cos del 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, VT, इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, जब आपके पास EF2 cos del 2 इज इक्वल्स टू VT, तो उस टाइम पे जो रिएक्टिव पावर का नेचर किस टाइप से आने वाला है, द नेचर ऑफ द रिएक्टिव पावर विल बी व्हाट, द नेचर ऑफ द रिएक्टिव पावर इज इक्वल्स टू EF cos del इज इक्वल्स टू व्हाट, VT। तो इसका मतलब क्या, रिएक्टिव पावर जीरो, मतलब क्या, आपके पास जो पावर आएगी, जो नेचर आएगा पावर फैक्टर का, दैट विल बी व्हाट, यूनिटी पावर फैक्टर का नेचर आने वाला है। ठीक है, आपके पास जो करंट आती है, करंट के बारे में अगर मैं थोड़ा ये बताऊँ तो देखिए करंट कैसे लिखी जाती है। करंट अगर मैं लिखूँ तो करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को जीरो पे कंसिडर कर लूँ तो जो एंगल आएगा करंट का, दैट विल बी द पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज को जीरो पे कंसिडर किया, तो जीरो पे कंसिडर किया तो आपके पास जो एंगल आएगा करंट का, दैट करंट एंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ द पावर फैक्टर, इस टाइप से। ठीक है, तो इसको अपन जब लिखते हैं तो दिस विल बी रिटन एज व्हाट, IA cos phi प्लस J टाइम्स ऑफ व्हाट, IA sin phi प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ IA sin phi। ठीक है, इस टाइप से दोनों साइड से, दोनों साइड, ठीक है, इस टाइप से। सपोज दोनों साइड को अगर मैं VT से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए VT से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आएगा VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट, VT फेजर, VT इज एट एन एंगल जीरो, सो दिस विल बिकम VT IA cos phi प्लस व्हाट, J टाइम्स ऑफ VT IA sin phi, इस टाइप से आता है। तो बेटा आपके पास अगर सपोज सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा है, मतलब क्या, सपोज दिस कंपोनेंट है जीरो, इसका मतलब क्या, ये वाला कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब क्या, जब आपके पास जो करंट आ रही थी ना, इसके पहले जो करंट आ रही थी वो क्या था ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, जिस सपोज अगर इसको मैं A मान लूँ और इसको अगर मैं B मान लूँ, तो अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस व्हाट, B स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस व्हाट, B स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला, वेयर A इज इक्वल्स टू IA cos phi एंड B इज इक्वल्स टू व्हाट, IA sin phi। अब सपोज अगर आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज जीरो, इसका मतलब क्या, B जीरो को, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ A आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो इसके पहले जो करंट की जो वैल्यू, तो अब वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम कब होगी, जब आपके पास सेकंड जो J वाला टर्म है, J वाला टर्म जीरो हो जाएगा। J वाला टर्म जीरो होना मतलब क्या, रिएक्टिव पावर जीरो होना, क्योंकि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्टिव पावर एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिएक्टिव पावर। इसका मतलब क्या, जब रिएक्टिव पावर आपके पास जीरो हो जाएगी तब क्या, कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर का जो सेकंड कंपोनेंट है, इसका मतलब क्या, करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट है, दैट हैज बिकम जीरो। इट मींस ओवरऑल वैल्यू ऑफ द करंट इज बिकम व्हाट, जीरो। ओवरऑल वैल्यू ऑफ व्हाट, करंट क्या होगा, जीरो होगा। वो जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास रिएक्टिव पावर जीरो हो जाएगी। रिएक्टिव पावर देखिए जीरो हो गई है। सेकंड केस के लिए
ई एफ टू कॉस डेल टू इज इक्वल टू वी टी है, तो उस टाइम पे कितनी करंट आएगी, सबसे कम करंट आएगी, सबसे कम करंट आएगी, क्योंकि जो इसके पहले और इसके बाद का जो केस रहने वाला, केस 1 और केस 2 दोनों में रिएक्टिव पावर का कुछ ना कुछ वैल्यू है। देख सकते हो आपकी यहाँ पे भी रिएक्टिव पावर का कुछ वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे भी कैसा वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, नॉन जीरो वैल्यू आने वाली है। क्या आने वाली, नॉन जीरो वैल्यू आने वाली है। यहाँ पे आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे, उसका जब रिजल्टेंट फाइंड करोगे, दैट विल बी व्हाट, अल्टीमेटली तो पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब कि अगर पॉजिटिव आने वाला है तो सेकंड और फर्स्ट केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में तो ऑब्वियस है कि करंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ व्हाट, सेकंड केस, क्योंकि उसमें रिएक्टिव पावर जीरो हो जा रही, तो रिएक्टिव पावर के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट है दैट इज बिकमिंग जीरो। तो इसकी वजह से जो सेकंड केस के लिए जो करंट आएगी दैट विल बी द लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट, दैट विल बी व्हाट, लीस्ट अमाउंट ऑफ करंट। देख सकते हो आप टर्मिनल वोल्टेज है और वो जो नेचर आ रहा है लोड का किस टाइप से आ रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड आ रहा है, क्योंकि उसमें रिएक्टिव पावर जीरो है। रिएक्टिव पावर जीरो तो करंट कैसे आ रही है, कम आ रही है, करंट सबसे जो कम आ रही है। तो देखिए इसको मैं किस टाइप से दिखाऊंगा, वीटी इन फेज विद वीटी देयर विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट आई है। अगर उसके इन फेज में आने वाला तो उसको किस टाइप से दिखाओगे, उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें उसको दिखाना पड़ेगा, लेकिन करंट कम होगी। करंट कैसे होने वाली, कम होने वाले। तो मैं देखिए उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा, कहाँ पे, देखिए मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट IA2। ये क्या होने वाला आपके पास, IA2 होने वाला, ठीक है। और देखिए अगर मैं उसको यहाँ से अगर सपोज प्रोजेक्ट करूँ मैं उसको, तो देखिए किस टाइप से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। मतलब ये जो कंपोनेंट होगा एक्चुअली देखा जाए तो दिस कंपोनेंट विल बी द व्हाट, कंपोनेंट ऑफ एक्टिव पावर। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ एक्टिव पावर होने वाला है, ठीक है। ये क्या बनने वाला आपके पास, कंपोनेंट ऑफ एक्टिव पावर, ठीक है। ये सेकंड केस के लिए था। सेकंड केस के लिए मैंने पहले इसको कंसीडर किया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड केस मतलब सेकंड केस बहुत आसान है, फर्स्ट और थर्ड जो केस है वो आसानी से समझे जा सकते हैं यहाँ से। अब सेकंड केस के बाद जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं थर्ड केस के। थर्ड केस में क्या आपके पास EF3 cos del 3 इज ग्रेटर देन वॉस VT। आप यहाँ से भी देख सकते हैं आपके पास VT का वैल्यू सिर्फ इतना है और इसका कितना है, इस तरीके से। तो अब ये से कि आपके पास जो रिएक्टिव पावर का नेचर आएगा कैसे आएगा, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर आएगी। रिएक्टिव पावर कैसे आने वाली है, पॉजिटिव रिएक्टिव पावर। तो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर जो आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट, लैगिंग नेचर का करंट आएगा, क्योंकि लैगिंग नेचर की रिएक्टिव पावर आने वाली इस केस में, ठीक है। अगर रिएक्टिव पावर का नेचर अगर लैगिंग आएगा तो इसका मतलब क्या, जो करंट आएगी द करंट विल लैग टू द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ व्हाट, फाइव, ठीक है। लेकिन वो किस टाइप से आएगा, वो इस टाइप से आएगा कि देखिए आपके पास जो भी कुछ आएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम व्हाट, IA1 cos ऑफ phi 1, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा उसको बड़ी इसमें लिखता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि IA1 cos ऑफ phi 1 इज इक्वल्स टू IA2 cos ऑफ phi 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, IA3 cos ऑफ phi 3, इस टाइप से आने वाली, ठीक है। मतलब क्या, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट, इस टाइप से। I2 क्या आ रहा है आपके पास, I2 तो मतलब मैंने दिखा दिया कोई इनफेस था। IA3 cos phi 3 क्या आने वाला है, कांस्टेंट है। तो देखिए आप उसको कांस्टेंट किस टाइप से दिखाओगे, ये IA3 इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा दैट विल बिकम व्हाट, phi 3, दैट विल बिकम व्हाट, phi 3। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने दिखाया नहीं क्योंकि एंगल जीरो है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बात करूंगा IA1 और cos ऑफ phi 1 की, तो वो कैसा आएगा, लीडिंग नेचर का आएगा। लीडिंग नेचर का आ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, यहाँ पे इस टाइप से आने वाला। ये क्या करेगा, यहाँ पे इस टाइप से आने वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल आएगा दैट विल बी व्हाट, phi 3। एंगल जो आएगा दैट विल बी व्हाट, phi 3, इस टाइप से आने वाला बेटा, ठीक है। अब आप अगर मुझे एक बात बोले थोड़ा सिंपली, तो देखिए EF का जब मैं एक्स एक्सिस पे जब उसका प्रोजेक्शन ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, EF cos del मिल रहा है। सिमिलरली जब मैं EF का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप देख सकते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, EF sin del मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, EF sin del मिल रहा है। तो EF sin del कैसा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके केस में देखा जाए चाहे इसके केस में देखा जाए चाहे इसके केस में देखा जाए, सभी में तो बेटा EF sin del का वैल्यू कैसा नजर आ रहा है, कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो अपन इसके पहले जो कंडीशन बोले थे एक्टिव पावर कांस्टेंट होने के लिए किसका, EF sin del इज इक्वल टू कांस्टेंट, EF sin del इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, EF1 sin del 1 इज इक्वल टू व्हाट, EF2 sin del 2, सभी कांस्टेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो इंडिविजुअली अगर इसमें देखा जाए तो EF1 का वैल्यू देखिए, यहाँ तक EF1 का जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू नजर आ रहा है EF1 का, ये वैल्यू कम है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ये भी कम है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। रिलेटिवली देखा जाए तो उसके वैल्यू इंक्रीज की जा रही है, उसके वैल्यू कैसे की जा रही है, इंक्रीज की जा रही है। एट द सेम टाइम अगर मैं डेल के
वैल्यू के बारे में बताओ तो देखिए डेल का अभी एंगल देखा जाए तो डेल का एंगल कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, ई एफ बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम क्या डेल बढ़ रहा है, डेल क्या हो रहा है, सॉरी डेल कम हो रहा है, ई एफ बढ़ रहा है, डेल कम हो रहा है, इसका मतलब कि साइन डेल कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, अल्टीमेटली इस तरीके से बढ़ रहा है और कम हो रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। मैं इसके पहले जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ई एफ इज नॉट इंडिविजुअली कांस्टेंट whereas डेल इज आल्सो नॉट इंडिविजुअली कांस्टेंट बट द प्रोडक्ट ऑफ ई एफ एंड साइन डेल इट इज कांस्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, मैं व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आई होप शायद आपको समझ में आएगा। तो यहां से आपको देखिए यहां से क्या पता चल सकता है, आप यहां से चाहे तो उसको ई एफ थ्री साइन डेल थ्री कह सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ टू साइन डेल टू कह सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट ई एफ टू साइन डेल टू, एंड सिमिलरली यू कैन आल्सो कॉल इट एज व्हाट ई एफ वन साइन डेल वन, क्या कह सकते हो, ई एफ वन साइन डेल वन, इस टाइप से कह सकते हो आप उसको, ठीक है। तो तीनों कैसे नजर आ रहे हैं आपके पास, कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, तीनों कैसे नजर आ रहे हैं आपके पास, कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस के करस्पॉन्डिंग जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए अगर इस टाइम पे अगर मैंने बोला तो आपको यहां से क्या क्या पता चल सकता है। एक अगर मैं सपोज अगर बताऊं तो देखिए यहां से रिएक्टिव पावर की बात करूं तो यहां पे रिएक्टिव पावर देखिए, रिएक्टिव पावर कैसे आ जाएगी, करंट का जो आप रिएक्टिव कंपोनेंट लोगे, मतलब करंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट लोगे दैट विल गिव यू द रिएक्टिव पावर। सिमिलरली अगर देखिए मैं इसके बारे में बात करूं तो दिस विल गिव मी व्हाट, दिस इज गोइंग टू गिव मी द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट, ठीक है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में बात करूं तो देखिए ये मुझे क्या देने वाला है, रिएक्टिव पावर कंपोनेंट देगा ये, ठीक है। दिस इज नथिंग बट आई ए साइन फाई थ्री, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके बात करूं दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी आई ए वन साइन ऑफ फाई वन, ये कैसे आएगा आपके पास, दिस विल बिकम व्हाट क्यू एब्जॉर्ब या डिलीवर्ड। देखिए क्यू कैसा आएगा, लीडिंग के केस में क्यू कैसा आने वाला आपके पास, एब्जॉर्ब आने वाला है, डिलीवर आने वाला है, उसके केस में तो एब्जॉर्ब सॉरी डिलीवर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि लीडिंग रिएक्टिव पावर होने वाला है डिलीवर्ड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा क्यू ए थ्री थर्ड केस है एब्जॉर्ब, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है। दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू डिलीवर्ड, मैं इसको चाहे तो लिख देता हूँ क्यू डिलीवर्ड आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं, दिस इज आई ए थ्री साइन ऑफ फाई थ्री एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट क्यू थ्री इज एब्जॉर्ब, क्यू थ्री इज व्हाट एब्जॉर्ब, इस टाइप से आ रहा है आपके पास, ठीक है। इस टाइप से एक्टिव पावर तो कांस्टेंट है ही आपके पास, आप देख सकते हो कि आई ए कॉस फाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, आई ए कॉस फाई इज आल्सो कांस्टेंट, आई ए कॉस फाई इज आल्सो व्हाट कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दैट पी इज इक्वल्स टू आई ए कॉस फाई इज कांस्टेंट, पी इज इक्वल्स टू व्हाट आई ए कॉस फाई इज कांस्टेंट, ई एफ वन ई एफ टू एंड दिस इज व्हाट ई एफ थ्री, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ई एफ थ्री, इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कि जो मतलब इस डायग्राम से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। देखिए आप देख सकते हो कि वीटी कैसा था, मैंने बोला था इसके पहले वीटी इज कांस्टेंट, वीटी में कुछ चेंज हुआ बिल्कुल नहीं हुआ। आई ए वन देखिए, आई ए वन कितना था, इसके पहले बहुत ज़्यादा था, इसके बाद क्या हुआ, आई ए वन कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा, ठीक है, इस टाइप से। इसका मतलब कि इसके पहले जो नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर था कैसा था, इसके पहले लीडिंग था, उसके बाद क्या यूनिटी पावर फैक्टर, उसके बाद क्या हुआ आपके पास, उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल से लैगिंग रिएक्टिव पावर का नेचर हुआ, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर हुआ। ये देखिए ई एफ आई ए वन किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा था, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ आई ए वन, आई ए वन जो है बेटा किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, आई ए वन इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो जो आई ए वन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर मैं आई ए वन के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो देखिए आई ए वन किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, फाई ए थ्री कैसे मैंने लिख दिया उसको, फाई ए वन आएगा ना एक्चुअली, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आई ए वन किसके करस्पॉन्डिंग, ई एफ वन, ई एफ वन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। और ई एफ वन देखा जाए तो ये ई एफ वन के करस्पॉन्डिंग देखिए ई एफ कॉसडेल यहाँ पे आ रहा है, ई एफ कॉसडेल इज लेस देन व्हाट वी टी, इसका मतलब क्या, नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर विल बी व्हाट, नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर लीडिंग होगा। नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर लीडिंग मतलब ऑब्वियस करंट कैसा आ जाएगा आपके पास, लीडिंग आएगा किसको, वी टी से, और ये फर्स्ट केस है तो उसका मतलब क्या, करंट विल लीड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ व्हाट फाई वन, तो फाई वन आ गया आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज आई वन करस्पॉन्डिंग टू व्हाट फाई वन, और ये कैसा आ जाएगा, लीडिंग आ जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू कैसा आ रहा है, ई एफ कॉसडेल का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये फर्स्ट केस के लिए रहा। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार मुझे ना लीडिंग पावर फैक्टर से किसके ऊपर जाना है, यूनिटी के लिए, तो उसके लिए क्या किया आपने, ई एफ कॉसडेल इज इक्वल टू वी टी, ए वाला टर्म तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि आप उसको क्या कर सकते हो, उस केस तक पहुंच सकते हो। तो उस केस तक पहुंचने के लिए देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास जो ई एफ कॉसडेल जो था
दिस वॉज लेस देन वॉट VT। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो केस तक पहुंचना है वो केस इस टाइप से है कि ई एफ कॉस डेल मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट VT। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो VT को EF को बढ़ाओ, नहीं तो क्या है ना EF को बढ़ाओ और कॉस डेल को क्या करो, कॉस डेल को कम करो, और नहीं तो EF को कम करो और इसको बढ़ाओ, इस तरीके से कि दोनों कैसे हो जाए सेम हो जाए। तो उसमें आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि EF को चेंज करने वाले, क्योंकि अपना हेडिंग ही क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन, ठीक है, एक्सक्यूज में। तो EF को आपने क्या किया, EF को आपने क्या किया, बढ़ाना शुरू किया। किस तरीके से बढ़ाया, EF को बढ़ाया और कॉस डेल को क्या किया आपने, कम किया। तो इस तरीके से कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, VT के बराबर आ जाए। किस तरीके से, इन दोनों का प्रोडक्ट VT के बराबर आ जाए। तो आ रहा है क्या, देख लीजिएगा सेकंड केस के लिए EF कॉस डेल देखिए कितना आ गया, इतना आ गया, और VT के बराबर आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, अपन सेकंड केस तक पहुंच गए। दिस इज नथिंग बट द नेचर ऑफ व्हाट, यूनिटी पावर फैक्टर है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टिव पावर फैक्टर की तरह उसका नेचर आ रहा है। सिमिलरली जब मैं थर्ड केस की बात करूंगा, तो थर्ड केस में क्या हो रहा है आपके पास, आपने क्या किया, EF को और बढ़ाना शुरू कर दिया, EF को क्या किया और बढ़ाना शुरू कर दिया, इस तरीके से बढ़ाया कि EF कॉस डेल इज ग्रेटर देन व्हाट VT, इस टाइप से। तो ये करने के लिए आपने क्या किया, आपने और EF को बढ़ाना शुरू किया, आपने क्या किया और EF को बढ़ाना शुरू किया, तो बढ़ा दिया, और कॉस डेल को आपने क्या किया, कम किया, और कॉस डेल को क्या किया आपने, कम किया, इस तरीके से कम किया, सो दैट EF कॉस डेल इज ग्रेटर देन व्हाट VT, इस टाइप से। तो थर्ड केस में देख लेते हैं कि आपके पास EF कॉस डेल की बात करूं तो देखिए EF3 कॉस डेल 3 कितना है, ज्यादा, डेफिनेटली VT के कंपैरिजन में उसका वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या, ऑब्वियस, इट इज बिट ऑब्वियस दैट इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट वन, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट वन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो क्या नजर आने वाला, अगर आप क्लॉकवाइज घूमे तो उसमें क्या नजर आने वाला है, उसमें से अगर देखा जाए, देखिए अगर आप उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आप कहां तक पहुंच रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर, उसके बाद कहां तक पहुंच रहे हैं आप, यूनिटी पावर फैक्टर, उसके बाद कहां तक पहुंच रहे हैं आप, लीडिंग पावर फैक्टर, उसके बाद कहां तक पहुंच रहे हैं आप, लीडिंग पावर फैक्टर। अब आप मुझे खुद बोलिएगा कि इसमें क्या नजर आने वाला है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। EF का वैल्यू कैसा था यहाँ पे, EF1 के करस्पॉन्डिंग जब मैं बात कर रहा था, तो EF1 के करस्पॉन्डिंग देखिए नेचर कैसा रहता, EF कॉस डेल वाज लेस देन VT, इस टाइप से था। EF कॉस डेल लेस देन VT था, उसके बाद क्या किया आपने, उसको और बढ़ाया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ाया कि EF कॉस डेल इज इक्वल टू VT, उसके बाद और बढ़ाया। इसका मतलब मैं इसको अंडर एक्साइटेशन, इसको नॉर्मल एक्साइटेशन और उसको ओवर एक्साइटेशन बोल सकता हूं, क्योंकि भाई इसमें सबसे ज्यादा EF का वैल्यू है, इससे कंपैरिजन में थोड़ा कम ये है, और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा ही कम है। जो सबसे कम है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, अंडर एक्साइटेशन, जो उससे थोड़ा ज्यादा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल एक्साइटेशन, और उससे भी ज्यादा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओवर एक्साइटेशन, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, ओवर एक्साइटेशन। तो तीन अलग अलग टाइप के एक्साइटेशन मुझे मिल रहे, नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही है। कहां पे मिल रहे, EF के करस्पॉन्डिंग मिल रहे मुझे। तो देखिए EF के करस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेशन मिलेंगे उनको मैं क्या क्या बोलूंगा, बेटा जो आपके पास यहाँ पे जो एक्साइटेशन मिलेगा दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी ओवर एक्साइटेशन। EF3 के करस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेशन मिलेगा दैट विल or excitation, this excitation will be what, this will be normal excitation, and this excitation will be what, this will be the nature of what, this will be the nature of under excitation, that will be the nature of what, under excitation। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए क्या, this will be the nature of what, EF3 के करस्पॉन्डिंग जो मैं लिखूंगा this will be what, EF3 के, ठीक है, मैं ये पे लिख देता हूँ उसको, EF3 के करस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, this will be what, this will be over excitation, over excitation, ठीक है। सिमिलरली EF2 के करस्पॉन्डिंग जब मैं बात करूंगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नथिंग बट, इसके करस्पॉन्डिंग जो बात करूंगा वो क्या रहेगा आपके पास, दिस विल बी नॉर्मल एक्साइटेशन। ये क्या रहेगा मेरे पास, दिस विल बी नॉर्मल एक्साइटेशन। क्या रहने वाला है, नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। मैं उसको थोड़ा इन बिटवीन लिखता हूँ क्योंकि समझ में भी आएगा आपको। सेकंड केस के लिए लिख रहा हूँ नॉर्मल एक्साइटेशन, क्या आएगा, नॉर्मल एक्साइटेशन आने वाला, ठीक है, सेकंड केस के लिए, ठीक है। और थर्ड केस के लिए अगर मैं बात करूँ किसके लिए, मतलब सॉरी ये वाला, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक्साइटेशन रहेगा दैट विल व्हाट, दैट विल बी, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर एक्साइटेशन, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर एक्साइटेशन। तो आप कौन से साइड से उसको देख रहे हैं, कौन से साइड से आप उसको देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और वेदर यू आर गोइंग क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो लैगिंग टू यूनिटी, यूनिटी टू व्हाट, यूनिटी टू लीडिंग पावर फैक्टर। सिमिलरली अगर आप क्लॉकवाइज उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आप सब पूछ सकता हो डेफिनेटली, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट लीडिंग से यूनिटी, यूनिटी से व्हाट, लैगिंग से, और लीडिंग से यूनिटी, यूनिटी से व्हाट, लैगिंग। तो इस टाइप से पूरा का पूरा उसका एनालिसिस है। इसको अगर सपोज मैं इसके अगर दोनों के कर्व्स में निकालूं, क्योंकि देखिए इसमें दोनों चीजें चेंज हो रही है, कैसे, जब आपके पास एक्साइटेशन चेंज कर रहे हो तो आपके पास आर्मेचर करंट भी चेंज हो रही है, एट द सेम टाइम क्या चेंज हो रहा है, पावर फैक्टर भी चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है आपके पास, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर दोनों चेंज हो रहा है। तो उससे आपके पास दो अलग अलग ग्राफ आ सकते हैं।
कि आर्मेचर करंट देखिए इसमें ईएफ के करस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो, डेल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मुझे डेल के बारे में फिलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप एक तो आईए को चेंज करो या ईएफ को चेंज करो या किसी भी पैरामीटर को चेंज करो, डेल तो चेंज होने वाला, हर एक चीज में चेंज होने वाला है। डेल इज नेवर कांस्टेंट, डेल इज व्हाट नेवर कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दोनों अलग अलग आपके पास चीजें पता चल रही है, आपके पास कौन कौन सी, एक तो मतलब क्या आई ए चेंज हो रहा है आपके पास, कौन चेंज हो रहा है, आई ए चेंज हो रहा है, आर्मेचर करंट चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि आई ए इज चेंजिंग विथ चेंज इन आई एफ या ई एफ, ठीक है। ई एफ में चेंज कब होगा, जब तुम आई एफ में चेंज करोगे, क्योंकि देखिए फील्ड करंट चेंज करने से आपके पास फील्ड फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड फ्लक्स चेंज होने से आपके पास कौन चेंज होने वाला है, ई एफ चेंज होने वाला है। क्योंकि मैंने इसके पहले आपको जब उसका जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस वाला कंसेप्ट समझाया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था आपको कि ई एफ इज इक्वल्स टू 4.445 एफ मल्टीप्लाई बाय एन पी एच मल्टीप्लाई बाय के पी मल्टीप्लाई बाय के डी मल्टीप्लाई बाय वॉट, उसके जो पैरामीटर्स वो सब कुछ मैंने उस टाइम पे बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि आई ए इज चेंजिंग विथ व्हाट, चेंज इन आई एफ इज कमिंग फ्रॉम व्हाट फाइव, मतलब आई एफ से ही फाइव एफ आने वाला होता है, ठीक है। इसके लिए मैं आई एफ बोल रहा हूँ। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉस फाइव इज ऑल्सो चेंजिंग, कॉस फाइव इज ऑल्सो चेंजिंग विथ चेंज इन आई एफ, विथ व्हाट, change with change in IF. Cos phi is also changing with changing what, IF. तो दिस इज द सेकंड केस, ठीक है, इस टाइप से। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग देखिए IA इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, IF, एंड cos phi इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, IF। तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ ग्राफ्स है, उस ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो ग्राफ बनेंगे ना, उस ग्राफ से भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चलने वाला है चीज़ें। क्योंकि लेकिन आप देख सकते हो कि जब आप क्लॉकवाइज में से जब जाओगे तो भी आपको नेचर ऑफ पावर फैक्टर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो भी वो चेंज हो रहा है। ये सभी के सभी मतलब जो यहाँ पे जो भी कुछ डिस्कस हो रहा है, इन सभी को अगर मैं बता दूँ तो मतलब इसको अगर मैं बात करूँ तो उससे मतलब देखना कि इसको अगर मैं एक ग्राफ पे आके बता दूँ तो मतलब पूरी की पूरी इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, पूरी की पूरी जो जानकारी की सिर्फ एक ग्राफ से मिल जाएगी आपको। तो आप आगे हेडिंग लिखेगा इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड वी कर्व यू कैन से लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि उनका वी की तरह उसका कर्व आने वाला होता है। और बाद में मैं प्रूव भी कर दूंगा कि वी की तरह ही क्यों आ रहा है, उसके आगे या पीछे ऐसा अलग अगल बगल में क्यों नहीं जा रहा है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो आगे हेडिंग डालेगा आप इन्वर्टेड वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व्स, ठीक है। तो देखिए भाई अपन वी इन्वर्टेड वी कर्व देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं वी and inverted V curves, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला, आई ए इज चेंजिंग विथ आई एफ एंड कॉस फाई इज ऑल्सो चेंजिंग विथ व्हाट, आई एफ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा कोई एक दोनों में से एक एक्सिस कंसिडर कर लेता हूँ कि जिस पे मैं बोल देता हूँ कि आई एफ, और एक दोनों में से एक ऐसा एक्सिस कंसिडर करता हूँ जिसमें मैं, क्योंकि एक ही एक्सिस पे मैं देखिए आई एफ को दिखाता हूँ और एक एक्सिस पे दोनों पैरामीटर दिखा देता हूँ, आई ए और कॉस फाई, क्योंकि दो अलग अलग पैरामीटर अब एक ही एक्सिस पे कहाँ दिखाओगे, फिर एक ही जगह पे दिखा दो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आई एफ, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपके पास पैरामीटर, जो बेटा दूसरा है आपके पास, डेट इज आई ए एंड कॉस फाई। सो मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ इसको, आई एम कॉलिंग इट एज आई ए, और ये जो दूसरा है, दूसरा कौन सा रहेगा, कॉस फाई, दूसरा कौन सा रहेगा आपके पास, कॉस फाई रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम जो पावर फैक्टर आएगा आपके पास, कितना आएगा मैक्सिमम पावर फैक्टर, वो मैं इतना दिखा दे रहा हूँ, आप बताओ कितना आने वाला है मैक्सिमम पावर फैक्टर। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम पावर फैक्टर सिर्फ +1 हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है, इस टाइप से। और मिनिमम जो पावर फैक्टर आएगा, सपोज इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बताऊँ, जीरो तो अपन बनाने नहीं वाले उसको कभी, ठीक है, इतना आने वाला है, ऐसा कंसिडर करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम इतना कुछ आएगा, ठीक है, इस टाइप से। थोड़ा कम हो गया एक्चुअली, इस टाइप से। तो मैं पहले जो बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी बात में किसके करस्पॉन्डिंग करूंगा, मैं पूरी बात करूंगा आर्मेचर करंट एंड आईएफ के करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या जो मेरे पास पहला पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग में बात करने वाला हूँ, ठीक है। आईएफ अगर आप देखें तो देखिए आईएफ कहाँ पे आने वाला आपके पास, आईएफ मतलब इस एक्सिस पे है, आईएफ कहाँ पे, इस एक्सिस पे, मतलब कि आईएफ 0 पे है तब आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना होगा, व्हेन आईएफ इज 0 तो आर्मेचर करंट कितना होगा, उस टाइप से, ठीक है। देखिए इस टाइप से आप देख सकते हो,
आई एफ मतलब ई एफ इस टाइप से है, और उसके करस्पॉन्डिंग देखना अपन को आर्मेचर करंट, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए मैंने क्या किया ना, जैसे जैसे मैं आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते जाऊंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज, आर्मेचर करंट के बारे में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आर्मेचर करंट को अपन चेंज कर रहे हैं क्या, बिल्कुल चेंज क्या कर रहे हैं, आई एफ को चेंज कर रहे हैं। किसको, आई एफ को, मतलब क्या एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो अपन डिस्कस करेंगे सिर्फ आई एफ के करस्पॉन्डिंग, आई एफ को जैसा चेंज करें वैसे आर्मेचर करंट में देखना किस टाइप से चेंज होने वाला है। देखिए जब मैंने एक्साइटेशन को जब मैंने बढ़ाना शुरू किया, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने एक्साइटेशन को बढ़ाना शुरू किया, बड़ा कैसे रहा हो, देखिए मैं EF1, उसके बाद मैंने EF2 को बढ़ाया, क्योंकि EF2 कैसा है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, EF1 से, और EF3 कैसा है, वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, EF2 से भी और EF1 से भी। इसका मतलब क्या, जब मैंने बोला कि जब मेरे पास EF1 था तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट कौन से आ रही थी, IA1 आ रही थी। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने EF2 के करस्पॉन्डिंग जब बात की मैंने, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही थी कैसी थी, IA2 थी। IA2 की करंट कितनी है, सबसे कम है, IA2 है, और IA1 देखा जाए तो ज़्यादा है, IA1 कैसा है, थोड़ा ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, IA2 से। और IA3 कैसा है, IA3 उससे भी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, IA1 और IA2 से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि तीनों मिलके मतलब तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं करंट के बारे में अगर बात करूँ तो देखिए करंट इसके केस में कैसा है, इसके केस में करंट कैसा है, लीडिंग नेचर का करंट है, इसके केस में यूनिटी पावर फैक्टर मतलब रेजिस्टिव नेचर का करंट है, उसमें कैसे इंडक्टिव करंट मतलब कि लैगिंग नेचर का करंट है। तो इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे मैं एक्साइटेशन बदल रहा हूँ उसके करस्पॉन्डिंग IA भी क्या होने वाला है, बदलने वाला है, उसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होता है, IA बदलने वाला है। ठीक है, इसका कम है, इसका उससे भी बहुत ही कम है, इसका क्या है ना उससे ज़्यादा होने वाला है, इसका क्या है ना उससे ज़्यादा होना है। इसका मतलब क्या, जब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज में क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज अगर आप देखें तो एक्साइटेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, EF1 इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद EF2, उसके बाद EF3। क्लॉकवाइज में क्या आपके पास आर्मेचर करंट देखिए पहले बहुत थोड़ी ज़्यादा थी, उसके बाद क्या थी, कम होने लगी, उसके बाद क्या होने लगी, ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद ज़्यादा, इस टाइप से। तो देखिए एक स्टेप से और एक्चुअली अगर देखा जाए तो देखिए पहले ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद ज़्यादा, इस टाइप से। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आर्मेचर करंट दिखाया तो देखिए आर्मेचर करंट ज़्यादा, उसके बाद कम है, उसके बाद और ज़्यादा है। क्योंकि मिनिमम कितनी कम हो सकती है, यहाँ तक आ सकते हैं मिनिमम, उसके बाद ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, इधर ऐसे जो भी होगा वो जा सकती है, इस टाइप से। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो मैं भी उसको ड्रॉ करता हूँ। आर्मेचर करंट कैसे, देखिए आर्मेचर करंट आपके पास इस टाइप से आने वाली है, आर्मेचर करंट आपके पास इस टाइप से आने वाली है। ठीक है, थोड़ा ये वी ज़्यादा ही वी बना दिया मैंने उसको। ठीक है, आर्मेचर करंट आपके पास इस टाइप से आने वाले, वी टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आने वाले आपके पास आर्मेचर करंट। ठीक है, ये कैसा आपके पास, ये वाला जो पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए अब मैं उसको रिमूव कर देता हूँ आपके पास। ये कैसा होगा, मिनिमम करंट वाला पॉइंट होगा, क्या होगा, मिनिमम करंट वाला, आई मिनिमम वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये जो देखा जाए तो देखिए आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स होंगे कैसे होंगे, मैक्सिमम करंट वाले पॉइंट होंगे। ये कैसे पॉइंट्स होंगे, मैक्सिमम करंट वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर आप देखें तो इस टाइप से कुछ पॉइंट्स आएंगे वो। ठीक है, मैक्सिमम करंट वाले पॉइंट रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इधर उधर इस टाइप से। तो यहाँ पे जो नेचर आएगा मतलब क्या, जब मिनिमम के पहले और मिनिमम के आगे, मतलब मिनिमम के पीछे और मिनिमम के आगे जो नेचर आने वाला करंट का किस टाइप से आने वाला। आप थोड़ा इधर देखिए, देखिए मिनिमम करंट उसके क्या, उसके पीछे और उसके आगे, मतलब मिनिमम करंट के पीछे कौन सा करंट है, लीडिंग करंट है, उसके आगे कौन सा करंट है, लैगिंग करंट है। समझ में आ रही बेटा बात। तो इसका मतलब क्या, ये जो करंट आएगी आपके पास, ये करंट कैसे होगी, लीडिंग नेचर की करंट होने वाली। अगर सपोज मैं यहाँ से अगर सेंटर से अगर सपोज मैं यहाँ से अगर मैं कुछ एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपके पास, यहाँ से आपको एक पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि सेंटर से, मतलब ये जो आपके पास जो मिनिमम करंट वाला पॉइंट है, इस करंट के पीछे और उसके आगे, इसके पीछे क्या आपके पास, दिस इज लीडिंग नेचर, उसके आगे कैसा आपके पास लैगिंग नेचर है, इसके आगे कैसा आपके पास लैगिंग नेचर। देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ फिर चाहे तो। ठीक है, तो इसको किस स्टेप से बना देते हैं, देखिए अब मतलब दोनों थोड़ा सेम लग रहा है। ठीक है, अब जो भी होगा सो होगा। ठीक है, इस टाइप से तो आपके पास पता चल रहा है। तो ये कैसा नेचर है, लीडिंग नेचर है, ये कैसा नेचर है, लैगिंग नेचर है। तो ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ चाहे तो। हाँ, सो दिस इज द व्हाट, दिस इज नथिंग बट लीडिंग नेचर है, और ये कैसा नेचर है आपके पास, लैगिंग नेचर है। ये कैसा नेचर है, लैगिंग नेचर है। ठीक है, या नेचर मत लिखो, पावर फैक्टर लिखो।
सिर्फ लीडिंग, बस लीडिंग ही बोल दो, लैगिंग रहने दिया तो भी चल जाएगा। और ये कैसा रहेगा आपके पास, जब सबसे करंट कम मिनिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नेचर है कैसे करंट की, वो यूनिटी पावर फैक्टर वाली करंट है। और करंट के पावर फैक्टर के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसका ग्राफ अपन अलग से पता करने वाले, उसका ग्राफ अपन क्या करने वाले, अलग से पता करने वाला है। ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं सपोज अगर उसको इसके लिए बताऊँ तो पावर फैक्टर के लिए, क्योंकि इसके लिए तो हो गया है, पावर फैक्टर के लिए बताया तो देखिए पावर फैक्टर के लिए कैसा आएगा। पावर फैक्टर देखिए आप कैसे, मैं मतलब इधर से मतलब मैं एक्चुअली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ। हाँ देखिए, इसके जब मैं IA1 के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा था तो पावर फैक्टर कैसा था, लीडिंग था। पावर फैक्टर कैसा था, लीडिंग था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने एक्साइटेशन को इंक्रीज किया तो पावर फैक्टर सबसे क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। पावर फैक्टर कैसा आ गया, ज़्यादा आ गया। मतलब क्या, यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकती है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद क्या होने लगा, कम होने लगा, पावर फैक्टर कम होने लगा, क्योंकि करंट बढ़ती गई। करंट बढ़ रही है और पावर फैक्टर कम हो रहा है, आपने ये रिलेशन सुना है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, लीडिंग पावर फैक्टर के करंट पावर फैक्टर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, कम होगा, सॉरी पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि लीडिंग पे पावर फैक्टर कुछ एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी। उसके बाद आप एक्साइटेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्टिव पावर कम होती जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद और आपने एक्साइटेशन बढ़ाया तो मतलब यूनिटी पावर फैक्टर के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, लैगिंग कंडीशन पे। लैगिंग कंडीशन पे रिएक्टिव पावर आ रही है तो अभी हो सके कि वहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिए किस टाइप से आने वाला है, ऐसा कुछ तो आएगा यहाँ, ऐसा कुछ तो आएगा है इस टाइप से। तो देखते हैं कि किस टाइप से आने वाला है। ऐसा कुछ आ रहा है, एक्चुअली क्या आ रहा है, इस टाइप से कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हो कि बेटा यहाँ पे जो भी कुछ उसका पावर फैक्टर आ रहा होता, यहाँ से जब मैंने चलना शुरू किया तो देखिए लैगिंग, मतलब ये लीडिंग करंट थी। देखिए करंट लीडिंग है एक्चुअली, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो जिससे लीडिंग नेचर ऑफ करंट, और एक ऐसा आपके पास लैगिंग नेचर ऑफ करंट। जब आपके पास करंट लीडिंग है, ये कौन सा ग्राफ है, करंट वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, करंट वाला ग्राफ है। और कौन सा ग्राफ है, ये ब्लू वाला, मतलब क्या, पावर फैक्टर वाला ग्राफ है। जब पावर फैक्टर आपका लीडिंग नेचर का, उस टाइम पे करंट भी कैसे आपके पास लीडिंग नेचर के, तो देख लेते हैं पावर फैक्टर लीडिंग है तो उस टाइम पे करंट लीडिंग है या नहीं। आप देख सकते हो कि देखिए आपके पास IA1 कैसा, आपके पास VT IA1 कैसा था, लीडिंग नेचर का था। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, क्योंकि IA1 क्या था, IA1 इज लीडिंग बाय एंगल व्हाट, φ1 विच इज व्हाट, लीडिंग एंगल है, क्योंकि VT से लीड कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है ना, लीडिंग कर रहा है तो अभी से उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर आएगा दैट विल आल्सो बी व्हाट, लीडिंग नेचर का पावर फैक्टर आएगा। तो ऑब्वियस है कि जहां पे करंट आपके पास लीडिंग नेचर के, वहां पे आपके पास जो पावर फैक्टर आएगा दैट विल आल्सो बी व्हाट, लीडिंग पावर फैक्टर, दैट विल आल्सो बी व्हाट, लीडिंग पावर फैक्टर। उसके बाद क्या, उसके बाद आपने जब जैसे भी आपने फील्ड करंट को बढ़ाना शुरू किया, देखिए आप फील्ड करंट को इधर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्मेचर करंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और उसी इंस्टेंट पे अगर देखो तो मैं पावर फैक्टर क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है ना, आर्मेचर करंट बढ़ रही है, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होना है, पावर फैक्टर बढ़ते जा रहा है। उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होता जा रहा है, पावर फैक्टर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे ऐसा होने वाला है कि आर्मेचर करंट बढ़ती जाएगी, पावर फैक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी वो जो रिलेशन है कि IA इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cos फाई वाली रिलेशन यहाँ पे भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बिल्कुल सही है, मतलब ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चाहे तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ IA, और उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, cos फाई। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ IA वाला। क्या नाम देता हूँ मैं इसको, IA वाला, इस टाइप से। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए लीडिंग पावर फैक्टर आएगा आपके पास। ठीक है, पावर फैक्टर का नेचर कैसे आ जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग करंट आ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर आएगा कैसे आ जाएगा, लीडिंग नेचर का आ जाएगा। सो लीडिंग पावर फैक्टर में लीडिंग PF उसको बोल रहा हूँ, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लैगिंग PF, दिस विल बिकम व्हाट, लैगिंग PF। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी यूनिटी पावर फैक्टर, दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बी यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लीडिंग जो पावर फैक्टर उससे करस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेशन किस टाइप से, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब क्या, देखिए ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन कैसे आपके पास, अंडर एक्साइटेशन है। उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन कैसे आपके पास, अंडर एक्साइटेशन। तो मैं यहाँ पे उसको लिख दूँ कि अंडर एक्साइटेशन है, ऐसा यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ भाई, आई होप कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अंडर एक्साइटेशन, ठीक है, यहाँ पे जो आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए इसके बारे में बात कर लेते हो। जब सबसे कम है मतलब क्या, EF2 cos del 2 इज इक्वल टू VT की केस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन कैसा आपके पास, दिस इज नॉर्मल एक्साइटेशन है। कैसा एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन। तो मतलब क्या, मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ, सो दिस इज नॉर्मल एक्साइटेशन। क्या है आपके पास है, नॉर्मल एक्साइटेशन है। उसके बाद अगर आगे की बात करो तो कैसा आपके पास है, ओवर एक्साइटेशन है। आगे कैसा है आपके पास, ओवर एक्साइटेशन है आपके पास है।
कैसा एक्साइटेशन है, दिस इज द ओवर एक्साइटेशन है आपके पास, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेशन था, नॉर्मल एक्साइटेशन था, और एक अभी आपके पास ओवर एक्साइटेशन है, ठीक है। तो तीनों एक्साइटेशन की आप बात कर ली है। और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है आपके पास, कौन सा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होने वाला है आपके पास 1। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू किसके, पावर फैक्टर की। तो यहाँ पे cos फाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो cos फाई होगा, cos फाई इज इक्वल्स टू 1। cos फाई का वैल्यू कितना होगा आपके पास 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। इधर लैगिंग पावर फैक्टर होगा, इधर क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। आप देख सकते हो कि देखिए ये जो आपके पास IA वर्सेस IF, IA वर्सेस IF, इसका जो नेचर कैसा आपके पास है, वी कर्व है। इसका जो नेचर कैसा आपके पास है, वी कर्व है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके बात करूं मैं किसकी, जो आपके पास cos फाई वर्सेस IF का जो कर्व है, देखिए आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड वी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, इन्वर्टेड वी नजर आ रहा है। इसको मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, इधर मैं लिख दूं आपके पास इन्वर्टेड वी, क्या वी, या मैं उसको क्या लिख सकता हूं, इन्वर्टेड वी कर्व। इस टाइप से मैं कह सकता हूँ उसको, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, इन्वर्टेड वी कर्व आ रहा है आपके पास, ठीक है। कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ आपको अच्छे से पता रहा है बेटा, ठीक है। अगर सपोज मैंने बोला कि सपोज मैं पावर फैक्टर के बारे में, सपोज अगर इसके करस्पॉन्डिंग बात करूँ, सपोज अगर मैं बोल दे कि यहाँ पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है, तो देखिए जिस इंस्टेंट पे आपके पास 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, और उसी की करस्पॉन्डिंग अगर मैं सपोज यहाँ पे बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरे पास 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो IF नजर आ रहा है आपके पास, ये IF, और सिमिलरली अगर इसके करस्पॉन्डिंग में बात करूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो IF नजर आ रहा है मेरे पास, वो वाला IF, ठीक है। यहाँ पे जो IF आएगा, दिस विल बिकम व्हाट, IF1 मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो IF आ रहा है आपके पास, ये कैसे आपके पास IF2 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, IF1 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, एंड IF2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। उन दोनों के केस में मुझे पता चल रहा है कि IF2 के केस में मुझे क्या मिलने वाला है, ज्यादा एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा फील्ड करंट की जरूरत पड़ रही है। इसके केस में मुझे IF1 की जरूरत जो पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, कम पड़ेगी, क्योंकि उसमें कम फील्ड की जरूरत पड़ रही है, इसके लिए अंडर एक्साइटेशन है, और कैसा आपके पास ओवर एक्साइटेशन है, ठीक है। आप कोई भी पावर फैक्टर लीजिएगा, वहां पे देखोगे कि आपके पास ये जो लैगिंग और लीडिंग वाले जो कंसेप्ट है, उसमें लैगिंग के लिए ज्यादा लगेगा एक्साइटेशन, और लीडिंग जो होगा उसके लिए क्या लगेगा, कम एक्साइटेशन लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके पास cos फाई वर्सेस IF जो आने वाला है, दिस इज वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व, दिस इज इन्वर्टेड वी। और करंट के करस्पॉन्डिंग जो आएगा वी कर्व, cos फाई के करस्पॉन्डिंग जो आएगा, कौन सा आएगा, वो इन्वर्टेड वी कर्व। तो दोनों आपको अच्छे से पता रहे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, अगर उसको, अगर सपोज मैं इस ग्राफ को अगर मैं नाम भी दे दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली एक ही इसमें लिख देता हूँ, नॉर्मल एक्साइटेशन। और ये जो फिगर है आपके पास, दिस इज व्हाट वी एन इन्वर्टेड वी कर्व, क्या वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है। सो दिस इज द फिगर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली, कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट एंड वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, IAS में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन आपके प्रैक्टिकल्स में बोलेगा कि एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कर्व। इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से यार आपने तो प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया होगा आपके लैबोरेटरीज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपके, ठीक है। तो इसमें सब कुछ ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आई होप कि शायद आपको समझ में आया होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हाट इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन अल्टरनेटर। एक चीज चेंज करने की वजह से, सिर्फ EF को चेंज करने की वजह से देखिए कितनी सारी चीजें हैं कि जो अपन को आज के लेक्चर में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिली है। तो आई होप कि शायद यू वुड हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू वुड हैव यू वुड हैव एंजॉयड इट, बिकॉज आई एम डेफिनेटली, क्योंकि मैं जो हैंड राइटिंग ड्रॉ करता हूँ, मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसको ड्रॉ करने के लिए, मैं जितना करता हूँ ऑब्वियसली कि आप लोग भी उतना कीजिएगा, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करता हूँ पढ़ाते वक्त। सो मुझे डेफिनेटली लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सिंक्रोनस मशीन कैसा लग रहा है, आपको कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक जिसमें आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।